हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो कि बडिंग फाउंडर्स भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की अगली वीडियो की और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में कि कैसे आप जानें या जज करें कि आपका जो भी स्टार्टअप आइडिया है वो एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। देखिए, सीधी बात यह है कि आपको इसके लिए पहले, अगर आपने पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि हमने उसमें डिस्कस करा था। नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि क्या सब वो चीज़ें हैं जिससे कि आपको ध्यान रखना है आपके स्टार्टअप के सक्सेस और फ्लॉप होने के लिए। और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो आपका जो आइडिया होना चाहिए वो पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो उससे आपके स्टार्टअप की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ मैं आगे आपसे एक नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करने वाला हूँ कि अब आप ये कैसे जाने कि आपने जो भी आइडिया सोचा है वो एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। तो देखिए, इसके लिए आपको एक तो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका जो आइडिया, जो कि मान लीजिए आपने एक अच्छा आइडिया सोचा है या आप उसको प्लान करने जा रहे हैं और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो सेकंड चीज़ आपको ये भी देखनी है कि क्या वो एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या वो ऐसे ही कोई जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो आइडिया के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं सक्सेस के, जो कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और अगर कोई जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो भी ठीक है, पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर आप कोई सॉल्व करते हैं तो आपके हाई सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऐसा अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो आप अगर उबर देखिए, एक ऐसी ऐप है जिसको सभी जानते हैं। ये जो ऐप है, जब ये स्टार्ट हो रही थी अपने अर्ली डेज में, इसको भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। एक जब ये फंडिंग के लिए आगे लोगों के पास गए थे, आगे जब इन्वेस्टर्स के पास गए तो इनको लोगों ने नकार सा दिया था और बहुत लोगों ने इनमें विश्वास नहीं किया था कि ये जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि या इसकी कोई ऐसे यूजर्स नहीं है कि एक बड़ा आइडिया हिट हो पाइए। पर देखिए, बहुत ही उल्टा हुआ। जिसने भी इनमें बिलीव करा, और आज आप जानते ही हैं कि उबर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है और कैब सर्विस इंडस्ट्री में इसका नाम कहीं ना कहीं टॉप पर आता ही है। देखिए, उबर का सीधा आइडिया ये था कि आप बहुत ही आसानी से कैब बुक कराएं। लाइक आपने अपने मोबाइल डिवाइस में जस्ट कुछ बटन पे टैप किया और आपकी कैब बुक होके आपके पास आ गई। और देखिए, ये होता भी अभी एक्चुअल में यही है कि विद इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आपकी कैब जो है आपके पास आ जाती है। और कैब बुक कराने का इस तरह से जो प्रोसेस था वो इतना आसान हो गया उबर की हेल्प से कि देखिए, सिर्फ यही चीज़ इसके अंदर नहीं मिलती, आपको इसके अंदर सेफ्टी भी दी गई है। इसके अंदर हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन आ रहा है तो उसकी आपको पूरी इमेज दिखती है, उसकी रेटिंग होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उबर ने इसके थ्रू सॉल्व की हैं। तो इसलिए एक बड़ा आइडिया हिट हुआ और सक्सेसफुल भी रहा। तो इसी तरह आपको भी देखना कि आपका जो आइडिया है वो पर्टिकुलर किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है? क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल या जनरल प्रॉब्लम आप किसी की सॉल्व भी करते हैं तो उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। और बेनिफिट यहाँ सिर्फ पैसों का नहीं कह रहा हूँ, एट टाइम्स जो जनरल यूजर्स है वो भी उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और लाइक कोई भी एक छोटी सी चीज़ है वो कहते हैं तो ऐसे ही चल रही है, इसके लिए हम इतना सब चीज़ें क्यों करें। तो इसलिए आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है उससे आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे कि कैब, अगर हम ऊबर की बात करें वापस, तो पहले कितना प्रॉब्लम रहता था। अगर आपने कोई एक कैब बुक करानी है तो बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें होती थी और एट टाइम्स आप उसमें फेल भी रहते थे। पर अब इसके थ्रू ये इतना प्रोसेस आसान होगा कि आपको सारी चीज़ पता रहती है कि अब जो भी आपकी कैब कहाँ पर है। और इसी तरह से बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके उबर ने अपना नाम कमाया और इसीलिए कैब सर्विस लिस्ट में उसका नाम कहीं ना कहीं टॉप पर आता है। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है कि आपके आइडिया जो है प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, पर किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उससे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो अब मैं उम्मीद करूँ कि शायद आपको एक अच्छी नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरह से क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कि आपके लिए और आपके एंड यूजर्स के लिए भी बेटर रह सकता है। और इसी तरह एक दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आइडिया को लेके, जो कि आपको ध्यान भी रखनी है, वो है कि आप जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए कि आप किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि इसका भी मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे बताऊंगा कि किस तरह से काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और किस तरह से पीछे कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिन्होंने ये चीज़ अचीव करके बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। तो इसमें अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपसे बात करूं तो उबर की तरह ही एक बहुत ही अच्छी ऐप जो है, बहुत ही फेमस ऐप जो है और पुरानी भी है, वो है बुक माई शो की। बुक माई शो की अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा जो नहीं जानता, मैं बता दूं कि बुक माई शो एक ऐप है जिसके थ्रू आप मूवीज़ की जो टिकट है वो बुक करवा सकते हैं, या फिर इसी तरह की प्लेस की, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की। अब तो ये ऐप बहुत वाइड हो गई है, अब बहुत सारी चीज़ों की अपने घर बैठे ही उनकी बुकिंग कर सकते हैं। तो एक बुकिंग ऐप है बुक माई शो और बहुत ही फेमस भी है। इसने देखिए
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्या होता था कि पहले अगर कुछ भी इस तरह का है तो पर्सन्स खुद ही अंदाज़ा लगाते थे कि यार बहुत ज़्यादा इस टाइम रश होगा, ये बहुत ही एक हिट मूवी है, वो उसके लिए जाते ही नहीं थे और कितनी टिकट्स जो है वो अनसोल्ड रह जाती थी। इसी तरह प्लेस किया बाकी चीज़ों की भी बात कर सकते कि संडे है यार, आज वहाँ पर बहुत रश होगा और टिकट शायद नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बहुत सी जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी वो सॉल्व की है बुक माई शो ने। अब क्या है कि आपको ऑनलाइन ही सब पता चल जाता है कि कितनी टिकट्स उस पर्टिकुलर मूवी की, उस शो की बुक हो गई हैं और कितनी रहती हैं। तो ऐसे में आप घर से ही बुक करवा के आप इजीली और टेंशन फ्री होके वो चले जाते हैं। सेम में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। आप बुक माई शो की ऐप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या इसके लिए और आइडिया चाहिए तो एक बार जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम को इस ऐप के थ्रू सॉल्व किया गया है। तो ये एक आपके लिए सजेशन भी है और यहाँ भी आप अपने आइडिया जो भी आपने कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो इस तरह का कुछ है जो आगे जाके बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके चांसेस जो है ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वेस्ट ही जाएगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है अगर आप देखेंगे, कंसीडर करेंगे तो आपके सक्सेस के, आपके उसके जो भी एफर्ट आपने किए हैं उनकी सक्सेस के और उनके अच्छा रिजल्ट देने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं और जिसके थ्रू आप जज कर सकते हैं कि आपका जो आइडिया है वो कितना अच्छा है और कितने % उसके चांसेस है सक्सेस होने के। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप रन करने वाले हैं तो यहाँ से आपको वो हेल्प मिल गई जो आप चाहते थे आइडिया को जज करने में। दूसरी तरफ अगर आप ऑलरेडी कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं और आपका आइडिया जो है उतना हिट नहीं बन रहा या उतना सक्सेस उसको नहीं मिली जितनी आप सोचते थे, तो यहाँ भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ आपको। बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस ऐसे भी हैं जो कि एक मार्केट में तो फेल रहे पर जब वो दूसरी मार्केट की ओर गए उन्होंने अपने उस चीज़ों को थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके जब एक नए यूजर्स को टारगेट किया तो वो काफ़ी हिट भी रहे। और इसमें आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहूँगा ट्विटर की। देखिए ट्विटर जो बना है वो एक पॉडकास्ट सर्विस थी, उसके वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में और इतना ज़्यादा वो हिट हुआ कि आप सभी ट्विटर को तो जानते ही होंगे और शायद यूज़ भी करते होंगे। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है ये। अगर आप में से कोई नहीं जानता तो वो ट्विटर को चेक भी कर सकता है और देख सकता है कि कितनी सारी चीज़ें उसके ऊपर अब आपको मिलती हैं। और ट्विटर के यूज़र्स जो काफ़ी ज़्यादा तो है ही, साथ ही साथ वे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो इसी तरह जो ट्विटर है जो पहले एक पॉडकास्ट एक नॉर्मल सर्विस थी वो वहाँ पर फेल होके जब ट्विटर का नाम लिया एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट में कन्वर्ट हुआ तो वो हिट रहा। तो इसलिए सेम वे में आप भी अगर इसी तरह की किसी चीज़ से जूझ रहे हैं और आपको वो सक्सेस नहीं मिले तो आप भी थोड़ी सी और ये चीज़ों को देख के कंसिडर करके और नए यूजर एंड मार्केट को आप टारगेट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप रोल्स के बारे में जो कि आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये वो रोल्स हैं जिन पर आपके स्टार्टअप का फेलियर और सक्सेस दोनों ही डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यही रोल्स हैं जो कि मेन रोल्स हैं। और ये अगर ठीक से पर्सन कोई भी अगर आपने उसके लिए अपॉइंट कर रखा है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो यहीं से आपका जो एक सक्सेस है उसके चांसेस डाउन होते जाते हैं। और इन रोल्स में हम बात करेंगे CEO, CTO, CMO जैसे रोल्स की। क्योंकि देखिए अगर आप भी कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी एक स्टार्टअप का पार्ट है, तो आप किसी भी एक रोल में अपने आप को फिट कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, चाहे वो चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर हो या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या फिर CEO। तो कोई भी एक चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, बट बाकी रोल्स के लिए आपको बाकी पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे ही। और अगर वो पर्सन्स उस तरह से खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे अपनी चीज़ों के लिए या फिर वो उतना उस आइडिया से मैच नहीं कर पाएंगे, कई बार क्या होता है कि दूसरा पर्सन उतना बिलीव नहीं करता उस आइडिया में जितना कि आपको होता है, तो ऐसे में ये जो है डाउनग्रेड वाली चीज़ हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं उस स्टार्टअप को वो सक्सेस नहीं मिल पाती जिसकी वो असल में हकदार होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स की जिनके ऊपर डिपेंड करती है आपके स्टार्टअप के हिट या फ्लॉप होना। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो दोस्तों किसी भी स्टार्टअप में CEO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये देखिए टू साइडेड अफेयर है। एक तरफ तो CEO का खुद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टार्टअप में, दूसरी तरफ स्टार्टअप के लिए भी एक CEO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए CEO जो है एक लीडर की तरह काम करता है और किसी का भी कि उस प्रोडक्ट में या सर्विस में विश्वास हो या ना हो, CEO को उसमें विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका खुद ही अपना उस प्रोडक्ट में विश्वास नहीं है तो कोई दूसरा उस पर कैसे बिलीव करेगा।
तो इसलिए आपका खुद का उस प्रोडक्ट पर फेथ होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे बाकी लोग कुछ, देखिए हर कोई भी एक आइडिया है, उसके कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि अगेंस्ट होंगे या उसमें आपको कमियां दिखाएंगे। पर अगर आपका उस पर एक बिलीव है और आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें हमने बताया है कि कोई भी स्टार्टअप आइडिया आप कैसे जान सकते हैं कि वो गुड है या बैड है आपके लिए, तो वहाँ भी हमने इन सारी चीज़ों को और डिटेल में बताया है। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़े हैं तो आपको आगे बढ़ना है, और जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते जहां आपने पहुंचने का सोचा है, तब तक आपको आगे बढ़ता रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत से, आप देखिए एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप अपनी स्टार्टअप में बढ़ रहे हैं पर चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट की थी। ऐसा बहुत बार होता है। तो अब दूसरे पर्सन की एंट्री यहाँ पर होती है और वो कहते हैं कि देखो हमने तो पहले ही कहा था इसमें वो सब उतनी जान नहीं है जितना कि आप सोच रहे थे, ये बेकार प्रोडक्ट है, आपकी ये सर्विस अच्छी नहीं है, चल नहीं पाएगी। तो कई बार क्या होता है कि सीईओ जो है या बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनका मॉरल डाउन होता है और वो वहीं पर छोड़ देते हैं। पर ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि कई बार जब आप हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते हैं, एंड तक फाइट करते हैं, तो आपको सक्सेस सूनर और लेटर मिल ही जाती है। और बहुत सी बार तो ये चीज़ भी देखी गई है कि कई बार आपका प्रोडक्ट जो है आप गलत मार्केट में उसे पिच कर रहे होते हैं, और जब आप अपनी सही एक टारगेट ऑडियंस, एक मार्केट ढूंढ लेते हैं, तो वो वहाँ पर इमीडिएटली सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए किसी भी स्टार्टअप में सीईओ का इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, और साथ ही साथ उस सीईओ का अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पर विश्वास होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका अपना कोई एक आइडिया है और आप उसमें किसी और रोल में हैं, आप सीईओ नहीं हैं, तो जो भी सीईओ को अपॉइंट करें आपको ये देखना है कि उसका उस प्रोडक्ट पर फेथ हो, वो अपने उस सर्विसेज में उसको उसकी पूरी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तभी आप एक सही सीईओ चुनें और उसको अपने स्टार्टअप में आने दें। और उस सीईओ के बाद हम बात करेंगे सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर की। देखिए कोई भी अगर आपने एक स्टार्टअप करी है, कोई भी आप स्टार्टअप का पार्ट है करने जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन नहीं हैं तो उसके लिए आपको एक सीटीओ हायर करना होता है। वो जो सीटीओ है, देखिए मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ कि कोई भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको वो पर्सन रखने हैं जिनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो या नॉलेज हो या उस प्रोडक्ट में बिलीव हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और जस्ट इसी रीजन के लिए आप उसको अपने स्टार्टअप का पार्ट बना लेते हैं, तो वो पर्सन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जो एक एक्सपीरियंस पर्सन कर पाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सीटीओ या फिर कोई भी अलग रोल का पर्सन हो आपके स्टार्टअप में, तो वो इन सारी चीज़ों में खरा उतरता हो। और साथ ही देखिए आप कैसी भी स्टार्टअप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा ही, क्योंकि आजकल जो टाइम है ये बहुत डिजिटल साउंड है, और ऐसे में आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में ये भी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आपका सहारा बनती है, आपकी वो टेक्नोलॉजी बेस्ट भी होनी चाहिए और बाकी उस तरह की चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अपने स्टार्टअप में, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सीटीओ का होना यानी कि एक स्ट्रॉन्ग चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर का होना आपके स्टार्टअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीटीओ की तरह ही अगला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है सीपीओ का, यानी कि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। देखिए आपके स्टार्टअप का जो भी प्रोडक्ट है वो एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के अंडर ही रहता है, और उनका रोल रहता है चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का कि वो ये देखे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अगर वो प्रोडक्ट बन गया है तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, और साथ ही साथ उनको उसके सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करने होते हैं। तो ऐसे में आपको देखना है कि कोई भी आपका चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जो है वो इसी तरह का एक एक्सपीरियंस पर्सन हो। देखिए बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर फील्ड का ही हो, उसको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस हो, तभी वो अच्छे से उसके सॉल्यूशन भी दे पाएगा। क्योंकि एक अच्छा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ही अच्छा तालमेल बिठा सकता है अपने प्रोडक्ट और अपने टारगेट बायर्स के बीच। तो इसीलिए जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है उसको अच्छे से चीज़ देखनी होती है कि उसके एक्चुअली जो टारगेट बायर्स हैं उनको क्या सब प्रॉब्लम फेस हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और किस तरह से वो उनको सॉल्व करके उनको एक बेटर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जो है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट को उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं जान पाएगा, और इन द एंड आपके स्टार्टअप फेल भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, और आप इस रोल में जिसको भी लें उसका एक्सपीरियंस होना, नॉलेजेबल होना और अपने इस प्रोडक्ट में बिलीव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट रोल की, जो है सीएसओ का, यानी कि चीफ सेल्स ऑफिसर। देखिए आपका प्रोडक्ट रेडी है और आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को, अपने टारगेट बायर्स को वो ध्यान में रख के सब कुछ किया है। अब चीफ सेल्स ऑफिसर का यहाँ पर मेन काम आता है, क्योंकि वही वो पर्सन है जो कि आपके प्रोडक्ट जो कि रेडी हो चुका है उसको डायरेक्ट टारगेट बायर्स की ओर लेके जाता है, उनको उस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है।
देखिए चीफ सेल्स ऑफिसर कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी छोटी स्टार्टअप है तो एक वो सेल्स गाय जो कि उसमें काम कर रहा है और बाद में जब आपकी वो कंपनी में कन्वर्ट होती है तो आप उसको अकॉर्डिंगली रोल दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक बहुत ही नॉर्मल पर्सन अपनी स्टार्टअप में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको उन सब चीज़ की नॉलेज, एक पैशन है उस चीज़ को लेके, तो आप उसको कभी भी बहुत देर मत कीजिएगा प्रमोट करने में या उसको उसके सही रोल से इंट्रोड्यूस करवाने में। तो इसी तरह चीफ सेल्स ऑफिसर जो है उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टार्टअप में, क्योंकि इन्हीं की वजह से ना कि आपका प्रोडक्ट टारगेट बायर्स तक पहुंचता है, इनफैक्ट इनके वो जो इनपुट रहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको काफ़ी हद तक बहुत ही सही चीज़ें पता होती हैं अपने टारगेट बायर्स के बारे में। और उसका बड़ा रीज़न ये है कि ये उनके बीच में होते हैं। तो इसलिए आपको इसका बहुत ही खास ध्यान रखना है कि आपको चीफ सेल्स ऑफिसर उसी पर्सन को बनाना है जो कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो और जो कि इन सभी खूबियों से भरपूर हो जो इस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कि अगर एक पर्सन है जो कि आपका प्रोडक्ट आगे सेल करने जा रहा है या फिर वो आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ये काम कर रहा है, तो देखिए अगर वो अच्छा होगा तो उसने ट्रेनिंग आगे अच्छी पास आउट की होगी और उसी अच्छी ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाकर कितना बड़ा हिट साबित होता है। दोस्तों आपकी स्टार्टअप कोई सी भी हो, बट इस रोल के लिए आपको एक अच्छा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कंपनी की इमेज भी कहीं ना कहीं चीफ सेल्स ऑफिसर पर भी डिपेंड रहती है। और उसके बाद अगला जो रोल है वो है सीएमओ यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का जो रोल है वो चीफ सेल्स ऑफिसर से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट को एंड यूजर तक लेके जा रहे हैं। पर यहाँ थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो एक तरह से आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में जा रहा होता है तो उससे पहले वो उसकी अच्छे से मार्केटिंग करता है, जिससे कि यूजर्स को लगता है कि हाँ उनके लिए ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल होगा, उनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से जो एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है उसका अपने काम में बेहतरीन होना बहुत ही ज़रूरी है आपके स्टार्टअप के लिए। और अगेन ये सभी रोल जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनका आपके प्रोडक्ट में एक बिलीफ होना तो ज़रूरी है ही। तो इसी की वजह से वो एक अच्छे से एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही यानी कि एंड यूजर तक पहुंचने से पहले ही एक अच्छी अपनी हाइप क्रिएट करता है और उनको बताता है कि क्यों उनको वो ये प्रोडक्ट चाहिए और क्या इसके उनको फ़ायदे मिलेंगे आगे फ्यूचर में, या फिर किस तरह से उनकी जो एक लाइफ है वो थोड़ी सी आसान बनती है आपके प्रोडक्ट से। दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो कि आपकी स्टार्टअप के हिट और फ्लॉप होने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस हो सकता है, लेकिन हर उस प्रोडक्ट और सर्विस में इन रोल्स की इंपॉर्टेंस तो रहेगी ही और इन सब रोल्स की नीड भी रहेगी। तो इसीलिए चाहे कुछ भी आप कर रहे हो आपको इन सभी रोल्स के लिए एक प्रॉपर फिट एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। तो यहाँ आपको इनका पूरा ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलत सिलेक्शन की तो वो आपको लॉन्ग टर्म में भुगतना भी पड़ेगा। और देखिए इन सब रोल्स के अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि आपकी किसी भी स्टार्टअप में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, पर ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और देखिए कोई सी भी अगर स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो टीम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि आपके प्रोडक्ट सर्विस या क्या आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे भी बड़ा रोल होता है आपके उस स्टार्टअप में आपकी उस टीम का, क्योंकि अगर एक अच्छी टीम है तो वो आपके प्रोडक्ट को ऑब्वियसली अच्छा एक प्रूफ कर देगी, अच्छे एक सक्सेस दिला देगी और जो कि इन द एंड आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए टीम का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसमें वर्क कर रहे हैं या फिर पार्ट हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टार्टअप के लिए पहले 100 से 200 कस्टमर्स लाने के लिए। और यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे जो कि पेड हैं या फ्री हैं और उनकी हेल्प से आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी स्टार्टअप का पार्ट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों किसी भी स्टार्टअप के लिए उसके कस्टमर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन्हीं पे डिपेंड करती है उनकी पूरी स्टार्टअप, क्योंकि उन्होंने एक सर्विस या प्रोडक्ट निकाला है और अगर वो कस्टमर्स तक ही नहीं पहुँचे ठीक से या फिर कस्टमर्स उसमें वो इंटरेस्ट ना लें तो वो एक बहुत ही बेकार चीज़ रहती है जो कि उनके स्टार्टअप के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप भी एक अच्छा नंबर ऑफ कस्टमर्स को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इन स्टेप्स के ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्लॉग की। देखिए ब्लॉग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नए कस्टमर्स बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको बस ब्लॉग में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है आपकी उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। वो उन प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर उस सॉल्यूशन से
जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने पर एंड कस्टमर को मिलेगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा स्टेप इसलिए भी है क्योंकि अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं या आप भी वो हो सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आने पे आप गूगल पे जाकर उसको सर्च करते हैं, तो ऐसे में अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सॉल्यूशन चाहिए और ऐसे में आपका ब्लॉग उन तक पहुंच जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो आपके कस्टमर बन जाते हैं, क्योंकि आपने उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने उनको सॉल्यूशन दे दी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने ब्लॉग्स लिखी हुई हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो उनका बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलने की उम्मीद भी रहती है और इससे आपके कस्टमर्स डेफिनेटली बढ़ते भी हैं। तो दोस्तों ब्लॉग के बाद हम बात करेंगे आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की। देखिए यहाँ जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई यहाँ पर चॉइस नहीं है कि आप ये करें या वो करें। अगर आप यहाँ पर सारे स्टेप्स अपनाते हैं तो आपको वो एक अच्छा रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही। देखिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क से यहाँ पर मतलब है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो भी ऐसे पर्सन आपके पुराने क्लाइंट्स, वो सारे ही आपके नेटवर्क में आते हैं और आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप उनसे बात करें, आप उनको उनके बारे में बताएं। कई बार क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव तो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, पर आगे उसका कोई नोन ऐसे ही किसी प्रोडक्ट या सर्विस की तलाश कर रहा होता है। ऐसे में आपका एक कॉन्टैक्ट बनता है और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो उस पर्सन तक पहुंच जाता है और आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, उस पर्सन को वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है जो कि वो ढूंढ रहा था। तो इसीलिए नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी ना हो या आप एक नेटवर्किंग वाले पर्सन ना हो, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आपको जो भी पर्सन मिले आप अपने क्लोज पर्सन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पर्सन नेटवर्किंग को बस लेते हैं कि हाँ अपने कुछ 4, 5, 10 बंदों को जो कि उनके बहुत क्लोज है उनको उन्होंने बस उसके बारे में बता दिया और सोचते हैं कि ऐसी नेटवर्किंग हो गई। पर ऐसा नहीं होता है। नेटवर्किंग में आपको बहुत एक्टिव भी रहना पड़ता है। आप जिन भी पर्सन से मिल रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं और ऐसे में ही आप उनको अपने बारे में बता सकते हैं। और ऐसे में आपके पास आपका कोई बिजनेस कार्ड या एक बिजनेस डिजिटल कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि आप उनको व्हाट्सएप या किसी भी मीडियम के थ्रू भेज सकते हैं। और होता क्या है कि अगर उस पर्सन को कभी बाद में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड पड़ती है तो वो आपको याद करता है और अगर एक मेजर हो उसके पास आपको वापस कांटेक्ट करने का, तो इससे बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच जाता है। और बहुत से केसेस में भी देखा गया कि कई बार पर्सन को खुद के लिए उस पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर फिर भी कोई आके उसका नोन होता है उसके घर में या उस आगे उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव, उसको उन प्रोडक्ट की नीड होती है और क्योंकि वो आपके नोन है तो वो आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं। ऐसे में भी एक बार फिर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बिजनेस को नए कस्टमर्स मिलने के। ऐसे ही दोस्तों एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके कस्टमर को बढ़ा सकता है वो है एक फ्री बीटा डेमो वर्जन आगे कस्टमर को प्रोवाइड करना, जिससे कि वो एक बार वो यूज़ करके आपके अगर कुछ भी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको भी करेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि बीटा वर्जन इसीलिए बाहर निकाला जाता है पहले। और या फिर एक डेमो वर्जन से उस पर्सन को पता चल जाता है कि हाँ एक फेथ आ जाता है अगर आपका कोई एक नया प्रोडक्ट है और इससे उस पर्सन को उस प्रोडक्ट का डेमो वर्जन यूज़ करके फेथ आ जाता है कि हाँ इससे वो सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हो रही हैं या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है जिसका भी मैं ढूंढ रहा था या मैं जिसको देख रहा था। ऐसे में क्या होता है कि फिर वो पर्सन जो है आपका एक फुल पैकेज बाय कर लेता है। तो इस तरीके से भी आपको एक बार फ्री देकर या फिर एक डेमो वर्जन देके या एक बीटा वर्जन आउट करके आप ना ही अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, इनफैक्ट आपको बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि पे करने में तो जिनको प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो हर बार चाहते हैं कि उनको एक बार पहले डेमो मिल जाए या एक ट्रायल मिल जाए कि जिससे उनको पूरा विश्वास हो जाए और वो एट टाइम्स इस तरह से उन कस्टमर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि आपके हाई पैकेजेस लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और इस स्टेप को फॉलो करके आप नए कस्टमर्स बना सकते हैं। और ठीक इसी तरह दोस्तों अब एक जो अगला स्टेप मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप भी शायद उस कैटेगरी में हो सकते हैं, जो कि उसको बिल्कुल ही खराब आप एक वर्जन मानते हैं कि आपको उसके थ्रू कस्टमर मिलेंगे ही नहीं। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं कि उनके बिजनेस की एक नेगेटिव इमेज और बन जाएगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोल्ड कॉलिंग या फिर एक ईमेलिंग की। क्योंकि क्या होता है कि कोल्ड कॉलिंग से बहुत लोग डरते भी हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि वो उसको बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप
50 बंदों को कॉल कर रहे हैं तो 5 उनमें से कन्वर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एट टाइम्स उन चीज़ों को या उस पर्टिकुलर सर्विस को ढूंढ ही रहे होते हैं या ढूंढ नहीं रहे होते, तो एक्चुअली उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि हाँ एक ये चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में जब आप उन तक पहुँचते हैं वो आपसे और डिटेल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर एफर्ट करना पड़ता है, वो उस टाइम फ्री नहीं होते, उस टाइम वो ऑफिस में हो सकते हैं, उस टाइम वो ड्राइविंग कर रहे हो सकते हैं। तो ऐसे में उनसे आपको एक सही टाइम लेना है जिस पर आप उनसे बात करें, और इस तरह करते हुए जब वो आपकी एक सारी बात सुन लेते हैं वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होके उसको बाय भी कर लेते हैं। और सेम वे से आप ईमेल का भी ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि पर्सन को फोन पर इतना बात करना पसंद नहीं होता, पर क्या होता है कि ईमेल जब आपकी उनके पास जाती है और वो कई बार हिट हो जाता है, कई बार कोइंसिडेंस हो जाता है कि वो उसी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में जब आपकी ईमेल उन तक पहुंचती है तो वो खुद ही उस पर देखते हैं और ऐसे करते हुए आप तक पहुंच जाते हैं। कई बार वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं और वहां पर अपना कॉन्टैक्ट और अपना फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं जिससे कि आप उनको वापस कॉन्टैक्ट करें। और कई बार क्या होता है कि आपने खुद ही एक ऐसी सर्विस रख रखी होती है जिसके थ्रू वो डायरेक्ट ही आपके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से चैट के थ्रू बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, इनके चांसेस कम रहते हैं, पर एट टाइम्स ये भी देखा गया कि आपको काफ़ी कस्टमर्स यहाँ से भी मिल जाते हैं, बस देर होती है तो आपकी ट्राई करने की। देखिए नेगेटिव मार्केटिंग इसकी बहुत हो रखी है, कोल्ड कॉलिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आज भी इसका बेनिफिट ले रही हैं। तो यहाँ भी इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कोई पर्सन अगर आपकी कॉल्स पिक नहीं कर रहा या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आपको उसको बार बार परेशान नहीं करना है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वो पर्सन खुद उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं होता, पर आप उनसे एक रेफरेंस पूछते हैं तो वो आपको बता भी देते हैं, क्योंकि उनका वही कोई पर्सन आगे उस चीज़ में लॉकआउट कर रहा होता है। इसी तरह आपको ईमेल करते हुए ध्यान रखना है कि आप किसी भी पर्सन को अगर ईमेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, तो आपको उसे मंथ में एक से ज़्यादा ईमेल नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि पर्सन को बार बार रिपीटेड ईमेल्स मिलते हैं तो वो इरिटेट होता है, और चाहे उसको उस प्रोडक्ट की नीड भी क्यों ना हो वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आपसे नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे इरिटेट कर दिया है बार बार ईमेल करके। दोस्तों अगर आप भी उन पर्सन में थे जो कि इस कोल्ड कॉलिंग या ईमेलिंग को अच्छा नहीं मानते थे या नेगेटिव समझते हैं, तो एक बार मेरे इंसिस्ट करने पे इसको ट्राई जरूर कीजिए, पर साथ ही वो सारे प्रिकॉशंस भी लीजिए जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों इस सब के बाद एक और ऐसा स्टेप है जो कि आप फॉलो करके डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलते हैं। ये टेस्टेड एंड प्रूवन स्टेप है और इसके बारे में आप भी जानते होंगे, पर हाँ क्योंकि ये टेस्टेड है, ये प्रूव्ड है और इससे आपको पूरी गारंटी के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये पेड भी है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गूगल एडवर्टीजमेंट या फिर आप कह सकते हैं पीपीसी की। इसके थ्रू भी देखिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर यह है कि आपको हर एक क्लिक पे अगर हर एक क्वेरी आ रही है या पर्सन आ रहा है उसके आपके पैसे भी डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत सी कंपनी इसको करने से बचते हैं और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो बस कुछ प्रूव्ड जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस हैं उन्हीं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। देखिए कभी भी आपको कुछ भी, मैंने पहले ही बोला है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आप गूगल पर ही जाते हैं। ऐसे में जब भी कोई पर्सन आपकी या सिमिलर कोई सर्विस ढूंढ रहा है और उसको सबसे पहले आपका नाम दिख रहा है गूगल पे, तो वो उसमें इजीली बिलीव भी कर लेता है और उसमें एक बार ट्राई करके उस पर्टिकुलर लिंक को हिट करके आप तक पहुंचता जरूर है। और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए हैं, बहुत से बंदे जो हैं इसके थ्रू कन्वर्ट भी होते हैं, इसलिए ये जो है धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर भी होता जा रहा है। और इसी तरह से कई बार तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देता है। और नो डाउट इसमें आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके आपको रिजल्ट्स भी उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। और बहुत से टाइम तो ये भी होता है कि आपकी जो भी वो कॉस्ट आती है उन एड्स को रन करने की, वो आप बहुत ही ईजिली रिकवर कर लेते हैं उससे आने वाले कस्टमर्स के थ्रू। दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आपने अपने कस्टमर्स को और बढ़ाना है या फिर आपकी कोई स्टार्टअप है और आप में उसमें कम कस्टमर्स आ रहे हैं। तो इन तरीकों से आप ट्राई करके, कुछ फ्री वाले भी हैं, अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो बाकी सारे आप स्टेप्स ट्राई कीजिए। आप गूगल एडवर्टीजमेंट को भी भूल जाइए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इनमें से और जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी दे सकें। फ्रेंड्स आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कोई स्टार्टअप ऑलरेडी रन कर रहे हैं या फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक की फैक्टर्स आप इनको कह सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक डिसाइडिंग फैक्टर्स भी है कि आपके जो स्टार्टअप है वो आगे चल के कितना रन करने के, उसके सक्सेस के कितने % चांसेस हैं ये डिसाइड करने में।
दोस्तों, अगर आप भी कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं और आप इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी पर्सन नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा कि 3 वो चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और वो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले कि आपको कम से कम पैसा लगाना है अपनी स्टार्टअप में। ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं उनमें दूसरी नंबर पे चीज़ है कि आपको अपने स्टार्टअप का जो भी आइडिया है वो सही पर्सन्स के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर कोई को फाउंडर है, बाकी जो टीम है वो सही पर्सन्स होने चाहिए। आपने अगर वो सही पर्सन नहीं चुने हुए तो एक सक्सेस के वो परसेंटेज कम हो जाती है। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके स्टार्टअप में वो पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट का बनना जो कि एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, क्योंकि इससे आपके स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये बिजनेस हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट भी जाती हैं। और बिजनेस एंड स्टार्टअप दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस तो है ही। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इन 3 फैक्टर्स पे और जानते हैं कि क्या सब ऐसा खास है कि ये आपकी स्टार्टअप की सक्सेस पे हम बता रहे हैं कि उस पर डिपेंड है। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम आपकी स्टार्टअप का स्टार्ट होना सही पर्सन्स के साथ। देखिए, क्या रहता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप हैं और आपका कोई को फाउंडर है और आप लोगों का बस एक ये आइडिया है कि हाँ हमने ये चीज़ करनी है, हमने देखा है कि काफ़ी चल रही है, पर आप लोगों को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके चांसेस हिट होने के काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने पहले उस चीज़ में कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए रिकमेंडेड ही रहता है कि अगर आपने कोई स्टार्टअप करनी है, आपने कुछ प्लान कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उन्हीं पर्सन के साथ हो जिन्होंने पहले उस फील्ड में कुछ कर रखा हो, ना कि वो जो कह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे और जिनको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। और ये बात आप पे खुद पे भी लागू होती है कि आपके लिए भी सेम चीज़ आपने देखनी है कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको भी इसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बस आप ये नहीं कि बाकी सब कर रहे हैं और इसके अंदर अच्छा अर्निंग हो रही है, इससे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप भी करने चले गए। अगर ठीक है आपने भी वो करना है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप स्टार्ट करने से पहले कहीं भी उसका कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्टअप स्टार्ट करने का भी सोच सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्ट उसमें चले जाते हैं तो वो चांसेस बहुत कम करते हैं आपकी सक्सेस के। क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि पर्सन बस अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं और ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है हम कर लेंगे, उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो उसको करने लगते हैं। पर फिर आगे जाके जब वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उसके सही से सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर वो स्टार्टअप जो है वो कहीं ना कहीं लैग करने लगते बहुत सी चीज़ों में और वो आइडिया फ्लॉप हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारा ये नहीं कह रहा कि आप वो चीज़ करें ही नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो, और अगर नहीं है तो आप पहले 6 महीने 1 साल लगा के उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, उसको और अच्छे से सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ की तो आप दूसरा वो पर्सन ऐसे ही मत ले लीजिए कि हाँ जिससे आपकी अच्छी बनती है, आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में रहेगा और आपने लेके उसको स्टार्ट कर दिया। ये जो है ये एक एवरेज या बैड को फाउंडर हो जाता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में कुछ खास फायदा नहीं देता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वही पर्सन हो आपके साथ जो कि ऑलरेडी उस फील्ड से हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में जानता हो, और ऐसे आप अपनी उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को जल्दी रेडी करके जल्दी मार्केट में लॉन्च करके एक जल्दी सक्सेस भी ले सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है आपने कि आपके जो भी को फाउंडर हो या बाकी टीम हो वो वही पर्सन हो जो कि उस चीज़ में ऑलरेडी जिनको नॉलेज हो और जिसको उसका एक्सपीरियंस भी हो। और अब इसके बाद एक दूसरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी जो स्टार्टअप है उसके सक्सेस के कितने चांसेस हैं, आगे चलने के उसके कितने चांसेस हैं, वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप एक्चुअली में जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं वो क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है, और अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पा रही है तो क्या उसके वो एंड यूजर क्लाइंट है जिनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बस एक आइडिया को लेकर चल पड़ते हैं और आप उसके लॉन्ग टर्म के फायदे नुकसान नहीं देखते कि किस तरह के पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या इसने जो भी आपकी ऑडियंस है या यूजर्स है या क्लाइंट्स है किसने उसमें परसेंटेज टारगेट किया है, और ये सारी चीज़ों को कंसिडर किए बिना जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि कई बार आपकी जो प्रॉब्लम, मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो एक इतनी छोटी टारगेटेड ऑडियंस है कि आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप कुछ भी आइडिया नहीं कर रहे, जो भी आप कर रहे हैं उससे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो और क्या फिर आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है यही मेन स्टार्टअप में कंसिडर की जाती हैं। और अगर बहुत सोचने के बाद भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती कि हाँ इस एरिया में पर्टिकुलर मैं जाके ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर
आपके लिए स्टार्टअप रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि आप उस आइडिया का देख नहीं पा रहे हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप स्टार्टअप करें। उस केस में आप हेल्प कर सकते हैं उन पर्संस की जो ऑलरेडी किसी स्टार्टअप को चला रहे हैं। वहां पर आप जाके उनकी स्टार्टअप का एक पार्ट बन सकते हैं और वो चीजें जो भी आप चाहते थे कि स्टार्टअप में करना, वो सब वहां कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप किसी ऐसी स्टार्टअप का पार्ट बन सकते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अगर आप बाकी स्टार्टअप्स को भी कंसीडर करेंगे जो कि सक्सेस रही, वो भी आप पाएंगे यही कि उन्होंने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी या किसी प्रोसेस को और इजी बनाया है। तो इसलिए आपको भी इस फैक्टर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है और कोशिश करनी कि आप अपने स्टार्टअप के जरिए कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं। और दोस्तों, इसके बाद तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है मनी। और इस तीसरे फैक्टर में आपने ध्यान रखना कि जो भी आपका आइडिया है आप उसमें कम से कम पैसा लगाएं, क्योंकि जितना आप कम उसमें स्पेंड करेंगे उतनी आपकी स्टार्टअप की लाइफ भी बढ़ेगी। और कई बार देखिए क्या होता है कि पर्सन जो है बहुत बड़ा बड़ा सोचे, काफी उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर देता है और बाद में फिर फंड्स की प्रॉब्लम उन्हें आती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शुरू से ही वो चीज़ें लेके चलनी है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि आपको वो टीम मेंबर, आपके को फाउंडर, बाकी सारी चीज़ें आपको उसी तरह की रखनी है जो कहीं ना कहीं यूजफुल हो। तो एक तो जब आप कम पैसा लगाते हैं तो आपके पास फंडिंग जो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको बहुत ही जल्दी नीचे के लेवल पे ही एंजल इन्वेस्टर से बाकी आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, जिससे क्या नुकसान आपको मिलता है कि आपका एक ऑनरशिप का पार्ट उन पे चला जाता है। तो इसलिए अगर आप फुल ऑनरशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ इस कॉस्ट को कट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत से पर्सन्स पर एक अच्छा नाम करने के लिए, अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, अच्छी ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं जितनी कि उनकी स्टार्टअप को एक्चुअली नीड नहीं होती। तो इसलिए वो खर्चा चाहे आपकी टीम पर हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर या आपकी किसी भी चीज़ पर, पर्टिकुलर एरिया पर हो, आपको इसका पूरा ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी फिजूल खर्ची ना हो। और दोस्तों, कम पैसे स्पेंड करते हैं मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप चीप प्रोडक्ट्स का यूज़ करें या फिर आप अंडर एक्सपीरियंस स्टाफ को रखें। मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको बस एक ओवरऑल ध्यान रखना है कि कोई भी ओवर या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना हो। इससे आप लॉन्ग टर्म तक रिसोर्सफुल तो रह ही सकते हैं और आपकी फंडिंग जितनी लॉन्ग टर्म चलेगी उतना ही आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डेवलप भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान रखने कोई भी स्टार्टअप रन करने से पहले, या फिर अगर आपको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं स्टार्टअप, तो भी आपको इन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अगर आप इस तरीके से अपने स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे तो उसके चलने के, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ही हाई हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक या फैक्टर के बारे में हमसे और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या होता है एंजल इन्वेस्टर। देखिए, एंजल इन्वेस्टर्स उन पर्सन्स को कहा जाता है जिनकी बहुत ही हाई नेटवर्थ होती है और वो लोग क्या करते हैं कि आपकी स्टार्टअप्स में अपने उस पैसे का कुछ अमाउंट लगाते हैं और उसके बदले आपकी जो स्टार्टअप है उसकी ऑनरशिप उन्हें मिलती है। ये जो एंजल इन्वेस्टर्स टर्म दी गई है ये उन पर्सन्स को दी गई है जो कि आपकी जो ऑनरशिप लेते हैं कुछ पैसे उसमें लगा के, वो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं लेते, बल्कि उनका मेन मोटिव होता है आपके उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को ग्रो कराना। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई स्टार्टअप चल रही है या कोई स्मॉल बिजनेस है आपका और आप भी कैश की दिक्कत का सामना कर रहे हैं और एक आइडिया बहुत अच्छा है, एक सर्विस बहुत अच्छी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी सही एंजल इन्वेस्टर को सिलेक्ट करके अपने बिजनेस को नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अब जैसे कि आप जान गए हैं कि क्या होता है एंजल इन्वेस्टर, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका रोल क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स का रोल क्या रहता है आपके स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो, या कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है जिसकी बहुत अच्छी नेटवर्थ हो। उसके बाद इनका रोल क्या रहता है कि ये सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेट करते हैं आपकी जो स्टार्टअप है उसको ग्रो कराने में, और साथ ही ये एंजल इन्वेस्टर्स आपको सही से गाइड करके सही एक मेंटरशिप देते हैं ताकि आपका जो बिजनेस है वो सही दिशा में जाए। और देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनका जो मेन मोटिव है यहाँ पर वो एक प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, मेन मोटिव है इनका उस बिजनेस को आपके बढ़ाना। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक प्रॉफिट वाली बात, या देखिए अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्ट करा है आपके स्टार्टअप में, स्मॉल बिजनेस में, तो रिटर्न तो ये चाहेंगे ही, पर इनका डायरेक्ट ये नहीं रहता कि इन्होंने अभी इन्वेस्ट करा है इसके अंदर और सीधा इनको प्रॉफिट चाहिए। तो ओवरऑल ये आपकी स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, ये नुकसान ज़रूर है कि थोड़ी सी ऑनरशिप आपको उनको देनी पड़ती है, पर बदले में आपको खूब सारे फायदे भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं और आपको उनका रोल भी पता चल गया कि क्या रहता है उनका रोल एक स्टार्टअप में, स्मॉल बिजनेस में। उसके बाद हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, की मतलब किसी के पास भी ये चले जाते हैं या फिर कोई भी इनके पास जाके क्या इन्वेस्टमेंट ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस में देखते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं।
अगर इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है कमिटमेंट ऑफ द फाउंडर का। यानी कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर फाउंडर है उस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप का, वो कितना कमिटेड है अपने इन सर्विसेज या प्रोडक्ट को लेके। और फिर फाउंडर की कमिटमेंट के बाद वो देखते हैं कि स्केलेबिलिटी क्या है आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस की या प्रोडक्ट की। और इसके अंदर क्या रहता है कि देखिए, ये नहीं है कि आपको कुछ भी सर्विस दे रहे हैं तो वो उसमें सीधा आके इन्वेस्ट कर देते हैं। वो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या स्केलेबिलिटी है उसकी। और इसके एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कोई एक ऐसी सर्विस आप दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, शुरू में तो काफ़ी मेहनत करके काफ़ी कॉस्ट आती है। और एक बार लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो फिर आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके उसकी कॉपी सी करनी होती है और वो मार्केट में आप फैला देते हैं। तो इसी तरह से वो एक पर्टिकुलर स्केलेबिलिटी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या उसकी स्केलेबिलिटी है बिजनेस की और क्या उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में देखता है। और दोस्तों, तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक एंजल इन्वेस्टर आपकी स्टार्टअप में देखता है, वो है आपकी टीम को भी। देखिए, फाउंडर का ऑलरेडी उनसे मीटिंग हो गई, पता चल गया कि फाउंडर कितना कमिटेड है। काफ़ी जो होते हैं स्मार्ट पर्सन होते हैं और एक गेस कर लेते हैं या फिर आपको जज कर लेते हैं कि आप कितने कमिटेड हैं। उसके बाद बात वहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद ये आपकी टीम को भी जज करना चाहते हैं और उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी वो टीम कैपेबल है लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो चेक करते हैं वो है आपके टारगेट मार्केट का, कि किस तरह की ऑडियंस या किस तरह के यूजर्स को आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी एक छोटी सी ऑडियंस या एक पब्लिक को आप टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, तो हो सकता है वो उसमें कम इंटरेस्ट लें। और वहीं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक लार्ज एरिया ऑफ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रहा है या उनको टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पर उनका इंटरेस्ट भी और बढ़ जाता है और चांसेस ये भी हो जाते हैं कि वो आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे ही। और उस टारगेट मार्केट के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इवैल्यूएशन ऑफ योर बिजनेस प्लान का। देखिए, आपके जो बिजनेस एक प्लान है, आपके जो स्टार्टअप है, उसकी एक सही इवैल्यूएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होते हैं कि पर्सन या फाउंडर्स जो हैं वो अपने स्टार्टअप का ओवर इवैल्यूएट कर देते हैं, जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक किसी भी एंजल इन्वेस्टर का आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का आइडिया इसको ज़ीरो कर देता है। और दोस्तों, इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है जो कि एक एंजल इन्वेस्टर देखता है या फिर कंसिडर करता है आपकी स्टार्टअप में पैसा लगाने से पहले, और वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी का। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है और इसमें कोई डाउट नहीं कि जो मोस्टली एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के मोटिव से नहीं, उसको लॉन्ग टर्म रन करने के मोटिव से। पर देखिए, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके बिजनेस में या प्लान में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक पॉइंट पे जाके रिटर्न को एक्सपेक्ट करता ही है। तो ऐसे में वो वायबल एग्जिट स्ट्रेटेजीज को भी कंसीडर करते हैं कि क्या उनको वो आपके इस प्लान में या प्रोडक्ट में मिल रही है, जिसके थ्रू वो एक लॉन्ग टर्म या आगे जाकर अगर कहीं अच्छा रिटर्न आने का उनको कहीं मौका मिलता है तो वो उसको भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये भी एक फैक्टर होता है, आपको इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी भी एंजल इन्वेस्टर को अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं, अप्रोच करें, तो उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना होगा। और अगर एक परफेक्ट प्लान से आप चलेंगे तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर आपकी फर्म या आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को बहुत ही ईजिली रेडी भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स है जो एक एंजल इन्वेस्टर देखता है आपकी फर्म में इन्वेस्ट करने से पहले। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जिनके थ्रू आपको मतलब ध्यान रखना है कि किस तरह से या किन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छा करके किसी भी एक एंजल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है या फिर अप्रोच करना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करने का, और उसके लिए आपको जो चीज़ें रेडी करनी है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है पिच डेक का। देखिए, पिच डेक कहा जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। तो किसी भी एक एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी और वेल मीनिंगफुल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी होती है, और उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि आपकी टीम के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और इसी तरह की सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें एक ब्रीफ हो सके और एक ओवरऑल आइडिया उनको लग सके आपके पर्टिकुलर बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है, उन चीज़ों के लिए भी जो कि आपकी इस पावरफुल प्रेजेंटेशन में नहीं भी हैं। देखिए, क्या होता है कि यहाँ ये पहला चांस है आपका उनसे इंटरेक्ट करने का, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन तो बहुत ही एक मशहूर सेइंग है ही, और ये बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल भी है। तो यहाँ पर इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप उनको अच्छे से इंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक प्रोटोटाइप तैयार करना है अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ऑफर कर रहे हैं या आप स्टार्टअप के अंडर कर रहे हैं, उसका एक
बहुत ही अच्छा प्रोटोटाइप आपको बनाना होता है। देखिए इससे क्या होता है कि आपके जो भी चीज़ें आप उनको बता रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स को, उस प्रोटोटाइप प्लान के थ्रू उनको सब इसमें विश्वास आना चाहिए कि हाँ, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो जस्ट कहने के लिए नहीं है और पर्टिकुलर टाइम आप वो सब अचीव भी कर लेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोटोटाइप आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट उनको इंप्रेस करने के लिए ना हो, वो रियल फैक्ट्स पर हो और उसके अंदर सारी ज़रूरी डिटेल हो कि कैसे जो भी आप कह रहे हैं वो किस टाइम में और किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो स्टेप्स में आपने अपनी पावरफुल प्रेजेंटेशन को तैयार कर लिया है और आपने एक प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है। तो अब आप बिल्कुल रेडी हैं एक एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करने के लिए। और देखिए आप इनको अगर नहीं, आपके कोई ऐसे नोन में या कोई रेफरेंस आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी इनको ढूंढ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं और एक डायरेक्ट मैसेज करके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप मीटिंग्स होती है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क बना के आप अपनी फील्ड के पर्टिकुलर एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हर एक एंजल इन्वेस्टर जो है वो उतना अच्छा आपके आइडिया में बिलीव नहीं कर पाता जितना कि आप करते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और आप नेक्स्ट उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो कि सेम फील्ड से और सेम चीज़ों में बिलीव करता हो। और इस तरह ऐसे करके आपको आपका मेन पर्सन मिल जाता है, एक मेन एंजल इन्वेस्टर आप पाने में कामयाब होते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है आपकी स्टार्टअप की एक नई लाइफ। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और स्टेप्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप भी अपनी फर्म के लिए कोई एंजल इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन या डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में उस टॉपिक को भी इंक्लूड करके आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि एंजल इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट को आप और बेहतर समझ पाए होंगे। और अगर आप भी इस चीज़ से परेशान थे कि किस तरह से अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कहाँ पर किसको किस तरीके से अप्रोच करना है, तो इस वीडियो से आपको सारी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहें। थैंक यू।